गुड इवनिंग कल्पना, वालेकुम अस्सलाम तैयबा, ज़ारा। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, तो टेस्ट की बात करते हैं हम। पहले क्लास के स्टार्टिंग में कल आपका टेस्ट लिया गया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और वो टेस्ट सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, और उसका जो स्कोर कार्ड है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। 1 मिनट दीजिएगा हमें आप। सो 18 लोगों ने टेस्ट दिया, जिसमें जो फर्स्ट रैंक आपको दिख रही है करुणा सिंह, वो हमारी ही टीम से है करुणा, तो इनको नहीं मानेंगे हम फर्स्ट क्योंकि ये तो बहुत समझदार हैं। नेहा जो हैं उन्होंने 144 स्कोर किया है, तो नेहा अगर आप लाइव हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट हैं। गुड इवनिंग धर्मवती, वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। फिर सदफ़ हैं, सदफ़ अभी शायद आप हैं भी यहाँ पर। सदफ़ ज़ाहिरा हैं कोई, उनके 134 हैं, वो थर्ड रैंक है, यानी कि उनकी सेकंड मान लेते हैं। फिर ईवा हैं, इंग्लिश विद ईवा करके एक स्टूडेंट आती हैं रोज़ाना, वही होंगी आई थिंक ये। ईवा कवर हैं, 96 मार्क्स हैं उनके। राहिल है 94, फिर कल्पना है 90, कल्पना आप हैं आज शायद लाइव। कीर्ति हैं 80, शिवानी है 76, ज़ारा हैं 74, 9th रैंक है आपकी। पुनीत 68, श्रृंखला प्रजापति 62, रेखा जी शर्मा 46, दिव्या 44, रोली सिंह 4, और कोई रीवैम्प करके हैं जिन्होंने सिर्फ अटेम्प्ट किया और उसके बाद छोड़ दिया, उनको 0 है। तो एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो बहुत कम है भाई। तो आप लोग एक तो ज़्यादा संख्या में अटेम्प्ट करा करो भाई लोग, ठीक है। फ्री टेस्ट है, बस यही फ्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए हम हमेशा खिलाफ़ रहते हैं फ्री बढ़ाने के, पूरी ज़िंदगी खिलाफ़ रहे हैं। तो अब इसमें बहुत कम स्टूडेंट ने एक तो अटेम्प्ट किया टेस्ट को, और अटेम्प्ट किया तो स्कोर ठीक है, बस बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत ऐसे ही नहीं निकलेगा यूजीसी नेट, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए, अब हम अपनी क्लास पर आ जाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था एलिजाबेथन पोइट्री। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। एलिजाबेथन पोइट्री पर आए थे हम, जो हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है अभी, एलिजाबेथन पोइट्री, उसको पढ़ना शुरू किए थे। और इसमें हमने सबसे पहले तो एलिजाबेथन पोइट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि उनकी थीम्स, उनके फॉर्म्स, लैंग्वेज और स्टाइल, ह्यूमनिज्म और कोर्टली लव के बारे में। उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि एलिजाबेथन पोइट्री का एक सांस्कृतिक संदर्भ था, उसके बारे में बात हुई थी, उसकी इन्फ्लुएंस और उसके लेगेसी के बारे में बात हमने की थी। फिर एक टॉपिक हमने एलिजाबेथन पोइट्री में पढ़ा था एलिजाबेथन सॉनेट्स करके, कि बहुत सब कुछ बहुत फ्लॉरिश हुआ था एलिजाबेथन एरा में, लेकिन एलिजाबेथन सॉनेट्स बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुई थी, और हमने उसी में शेक्सपियरियन सोनेट का जिक्र करा था, उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, और स्पेंसरियन सोनेट का जिक्र किया था, उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स पढ़े थे एलिजाबेथन एज के, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट नामों को लिया था। विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कैंपियन, सर वॉल्टर रैली, इसके अलावा माइकल राइटन और जॉर्ज चैपमैन। उसी में फिर हमने थॉमस किड और जॉन डन को पढ़ा था।
हमने यहाँ तक की क्लास को कवर किया था लास्ट क्लास में, और आज हम 3 पोएट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पोएट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थॉमस कैंपियन। और हमने पिछली क्लास में भी थॉमस कैंपियन के बारे में आपसे ये बोला था कि ये एलिजाबेथन दौर का सबसे अंडररेटेड पोएट है, सबसे अंडररेटेड पोएट है। बहुत बड़ा योगदान है इस आदमी का। चलिए इस आदमी के बारे में पढ़ते हैं। हम अगर कभी कोई एग्ज़ाम बनाएंगे तो हम थॉमस कैंपियन से क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। थॉमस कैंपियन 1567 से 1620 वॉज एन इंग्लिश कंपोजर। ये एक इंग्लिश कंपोजर थे, संगीतकार थे बहुत बड़े, कवि थे बहुत बड़े, ठीक है, और फिजिशियन थे, डॉक्टर भी थे। नोन फॉर हिज ल्यूट सॉन्ग्स, ये जाने जाते हैं अपने ल्यूट सॉन्ग्स के लिए। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच अमंग दीज इज फेमस फॉर हिज ल्यूट सॉन्ग्स। 4 ऑप्शन होंगे, याद रखिएगा। अपने ल्यूट सॉन्ग्स के लिए थॉमस कैंपियन जाने जाते हैं। करेंगे इसकी बात, अभी वेट करिएगा। एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस, और हम इन्हें याद करते हैं कि इनका एक योगदान है इंग्लिश रेनेसांस के साहित्य पर। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट हिम, कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में, हम वो जान लेते हैं। पहला, अर्ली लाइफ। बॉर्न इन लंडन, पैदा हुए थे कैंपियन लंदन में। कैंपियन स्टडीड एट पीटर हाउस, इनकी शिक्षा दीक्षा पीटर हाउस कैम्ब्रिज में हुई थी, और बाद में इनकी पढ़ाई ग्रेज इन करके भी एक स्कूल में हुई, एक कॉलेज में हुई, वन ऑफ द इन्स ऑफ कोर्ट इन लंदन, जो लंदन में जो कोर्ट के द्वारा चलाई गई इन्स होती थी, उनमें से ये एक थी। ऑल्दो ही नेवर प्रैक्टिस लॉ, पढ़े हैं ये इन्स ऑफ कोर्ट में, लेकिन कभी भी लॉ को प्रैक्टिस नहीं किया है इन्होंने। वकालत पढ़ी है लेकिन उसको प्रैक्टिसाइज नहीं किया। फिजिशियन रहे हैं ये, इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है ये। कैंपियन ऑल्सो स्टडीड मेडिसिन, इन्होंने मेडिसिन भी पढ़ा एंड बिकेम अ फिजिशियन बने। रिसीविंग हिज मेडिकल डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कीन इन 1605, 1605 में यूनिवर्सिटी ऑफ कीन से इन्होंने मेडिकल डिग्री ली थी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, संगीत को इनका एक योगदान है थॉमस कैंपियन का। ल्यूट सॉन्ग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ल्यूट सॉन्ग्स। कैंपियन इज बेस्ट नोन फॉर हिज ल्यूट सॉन्ग्स, कैंपियन अपने ल्यूट सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। विच कंबाइन हिज पोइटिक टेक्स्ट, इसमें ये अपनी लिखी हुई कविताओं को कंबाइन करते थे विद म्यूजिक, म्यूजिक से, फॉर वॉइस एंड ल्यूट, वॉइस पर और ल्यूट पर। तो गाते थे अपनी कविताओं को और ल्यूट बजाया करते थे। ल्यूट आप इनके हाथ में देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इन्हीं का फोटो है, थॉमस कैंपियन की ही पेंटिंग है ये। हिज नोटेबल कलेक्शंस इंक्लूड, इनके कई नोटेबल कलेक्शंस हैं ल्यूट सॉन्ग्स के, जो ये ल्यूट पर बजाकर गाया करते थे। एक है बुक ऑफ आयरिस 1601 में, और 2 बुक्स ऑफ आयरिस 1613, ठीक है। मास्क्स, ये तमाशे भी लिखते थे भैया, मास्क्स। ही कंपोज्ड म्यूजिक एंड रोट लिरिक्स फॉर मास्क्स, इन्होंने संगीत कंपोज किया और तमाशों के लिए लिरिक्स लिखे, गीत लिखे। अ पॉपुलर कोर्ट एंटरटेनमेंट ऑफ द टाइम, ये उस जमाने का पॉपुलर कोर्ट एंटरटेनमेंट था। राजाओं के लिए दरबारों में, ठीक है, मास्क पेश किए जाते थे जिसमें गीत होते थे, और उन्हीं गीतों को कंपोज किया करते थे थॉमस। वन ऑफ हिज फेमस मास्क इज, इनके कई फेमस मास्क हैं, लेकिन सबसे फेमस मास्क जो है इनका वो है द लॉर्ड्स मास्क, जो उन्होंने 1613 में लिखा था। रिटन फॉर द मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ एंड फ्रेडरिक फिफ्थ, ये इन्होंने लिखा था प्रिंसेस एलिजाबेथ और फ्रेडरिक फिफ्थ की शादी के लिए, ठीक है, उनकी शादी के क्या कहते हैं उसे, जश्न के लिए लिखा था उन्होंने, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पोएट्री, अब पोएट्री में इनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, सुनिएगा। पोएट्री स्टाइल, कैंपियंस पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्मूथनेस, कैंपियन की पोएट्री अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जाती है, अपनी म्यूजिकलिटी, अपने संगीत के लिए जानी जाती है, एंड ऑफन लिरिकल क्वालिटी, और प्रायः ये गीत की तरह होती है, लिरिकल क्वालिटी रखती है। ही रोट बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन, इन्होंने इंग्लिश और लैटिन दोनों भाषाओं में लिखा है। वर्क्स यानी कि रचनाएं, सम ऑफ हिज नोटेबल पोएट्री कलेक्शंस इंक्लूड, कई बेहतरीन पोएट्री लिखी हैं, लेकिन इनकी सबसे फेमस जो पोएट्री है वो है पोएमेटा,
1595। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पॉइजी 1602, और इसके अलावा कई वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके जो उन्होंने एंथोलॉजीज़ की दुनिया में दिए हैं इस पीरियड में। कई काव्य संकलन इन्होंने लिखे हैं अपने। थॉमस कैंपियन का इन्फ्लुएंस और उनकी लेगेसी। रेनेसांस आर्ट्स। Campion's work exemplifies the integration of music and poetry during the Renaissance. रेनेसांस के दौरान संगीत और काव्य का मिलन हुआ है और थॉमस कैंपियन उसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। Contributing significantly to the arts of his time, इन्होंने अपने ज़माने की कलाओं में बहुत significant योगदान दिया है। Modern recognition. Although not as widely known today, आज तो देखो बहुत फेमस नहीं है थॉमस कैंपियन, और हम परसों भी आपको क्लास में बता रहे थे कि थॉमस कैंपियन को आई डोंट नो वाई ना तो सिलेबस में जगह देते यूनिवर्सिटी वाले, ना एग्जाम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप लिटरेरी स्टूडेंट हैं और आपने लिटरेचर पढ़ा है, एलिजाबेथन एज आपने पढ़ी है, थॉमस कैंपियन का जो योगदान है वो शेक्सपियर के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर आएगा। तो अभी तो एक खैर इतने फेमस नहीं है। कैंपियंस वर्क्स आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर क्राफ्टमैनशिप, लेकिन कैंपियन की रचनाओं को अप्रिशिएट किया जाता है उनकी क्राफ्टमैनशिप के लिए, उनकी कलात्मकता के लिए, एंड द हार्मोनियस ब्लेंडिंग, और जिस तरह से हार्मोनियस ब्लेंडिंग की है उसमें शब्दों की और संगीत की, वो बड़ा खूबसूरत है। कैंपियंस लेगेसी लाइज इन हिज डुअल टैलेंट्स एज अ पोएट एंड अ कंपोजर। कैंपियन की जो विरासत है वो उनके दोनों टैलेंट की है, कवि और एक संगीतकार, मेकिंग हिम अ यूनिक फिगर इन द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस। और ये दोनों चीज़ें इनको एक यूनिक शख्सियत बनाते हैं इंग्लिश रेनेसांस के कल्चरल लैंडस्केप पर। ठीक है, तो थॉमस कैंपियन को याद रखिएगा, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा सकता है इनके बारे में, ठीक है, वो आपको पढ़ा दिया गया है। थॉमस कैंपियन के बारे में और ज़्यादा अगर आपको पढ़ना हो तो आप प्लीज़ पढ़िएगा कभी किसी किताब से, गूगल की मदद से, किसी और टीचर से। थॉमस कैंपियन को पढ़िए, बहुत मुझे लगता है कि डिज़र्व करता है ये आदमी पढ़ा जाना। नेक्स्ट है सर फिलिप सिडनी, 1554 से 1586। सर फिलिप सिडनी, फोटो उन्हीं का है, ये उन्हीं की पेंटिंग है सर फिलिप सिडनी की। वॉज एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेज कवि थे, कॉटियर दरबारी थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे, ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स। प्रायः माना जाता है सबसे प्रोमिनेंट शख्सियतों में से एक एलिजाबेथन एज की। ठीक है, एक्चुअली बहुत प्रोमिनेंट फिगर था एलिजाबेथन एज की सर फिलिप सिडनी। कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में, वो पढ़ते हैं। पहला है लाइफ एंड करियर। अर्ली लाइफ, बॉर्न एट पेंसहर्स्ट प्लेस इन कैंट। कैंट एक प्रांत है, वहाँ पर पेंसहर्स्ट करके कोई जगह है, वहाँ पर पैदा हुए थे। सिडनी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर हेनरी सिडनी। भैया इनके पापा थे सर हेनरी सिडनी और इनकी माँ का नाम था लेडी मैरी डडली। ये उनके सबसे बड़े बेटे थे, तो कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे, अमीर घराने में पैदा हुए थे सर फिलिप सिडनी। ही रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन, इनको शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा दी गई। स्टडिंग एट श्रूसबरी स्कूल, ये श्रूसबरी स्कूल में पढ़े और क्राइस्ट चर्च नाम के कॉलेज में पढ़े ऑक्सफोर्ड के। इनकी ज़िंदगी के दो अहम पार्ट, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे, अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, तो कॉटियर और डिप्लोमेट थे उस ज़माने के, बहुत अच्छे। सिडनी वॉज वेल कनेक्टेड एट द एलिजाबेथन कोर्ट। सिडनी जो है वो बहुत वेल कनेक्टेड थे एलिजाबेथन कोर्ट में, बहुत कनेक्शन थे इनके, ठीक है, बहुत सारे कनेक्शन थे और बड़े लोगों में उठना बैठना था, और वो बनता भी है क्योंकि बाप कोर्ट का हिस्सा थे सर हेनरी सिडनी जो थे, तो बड़े लोगों में उठना बैठना था। सर्व्ड एज अ डिप्लोमेट ऑन वेरियस मिशंस, कई मिशंस पर एज अ डिप्लोमेट गए अपने देश की तरफ से पूरे यूरोप में। कभी इन्हें इटली भेजा जा रहा है, कभी इन्हें फ्रांस भेजा जा रहा है, कभी इन्हें जर्मनी भेजा जा रहा है, तो ये अपने देश के लिए एक मैसेंजर के रूप में, एक दूत के रूप में जाया करते थे। ही वॉज अ फेवरेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के फेवरेट थे एंड हेल्ड सेवरल इम्पॉर्टेंट कोर्ट पोजीशंस, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई महत्वपूर्ण कोर्ट पोजीशंस पर काम किया है। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ के बहुत फेवरेट थे सर फिलिप सिडनी, और इसी वजह से इतने प्रोमिनेंट फिगर थे। लिटरेरी सर्कल में अगर देखें, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑब्वियसली शेक्सपियर सबसे बड़ा इंसान था उस दौर का। शेक्सपियर के बाद अगर सामाजिक रुतबे में देखेंगे आप, ठीक है, हम साहित्यिक रुतबे की बात नहीं कर रहे, सामाजिक रुतबे में सर फिलिप सिडनी से बड़ा कोई नहीं था।
ठीक है, ये बिल्कुल वैसे था कि इसकी सीधी पहुंच रानी तक थी, क्राउन तक थी, ये कुछ भी करा सकते थे। ठीक है, बहुत पावरफुल थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर, अब लिटरेचर को जो इनके कुछ योगदान हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गुड इवनिंग योगिता, गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग इकरा, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पोइट्री, सिडनी इज बेस्ट नोन फॉर हिज सोनेट सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इनका ये सोनेट सीक्वेंस है विच कंसिस्ट ऑफ 108 सोनेट्स। इस किताब में 108 सोनेट्स हैं, 11 सॉन्ग्स हैं एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव एंड डिजायर, और इसमें प्यार और इच्छाओं के बारे में गीत लिखे हुए हैं। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोनेट सीक्वेंसेस इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के पहले और सबसे प्रभावकारी सोनेट सीक्वेंस में से एक है ये। अच्छा, से विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट सीक्वेंस है जिसमें वो फेयर लॉर्ड की बात कर रहे हैं, 154 सोनेट्स जिसमें आई हैं, 1609 में पब्लिश हुआ था वो। तो उसके जैसे ही कई सोनेट सीक्वेंस पब्लिश हुए थे एलिजाबेथन एरा में, जो शुरुआती हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक है ये एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, इस डिटेल को आप याद रखेंगे हमेशा। प्रोज, इनका योगदान सिर्फ पोएट्री तक नहीं था, फिलिप सिडनी का योगदान प्रोज पर भी है। हिज प्रोज रोमांस, इन्होंने एक प्रोज रोमांस लिखा था, नाम था बहुत इंपॉर्टेंट, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक्स आर्केडिया, ऑफन सिंपली कॉल्ड आर्केडिया। हम इन्हें सिंपली कभी कभी इस पूरे नाम को आर्केडिया भी बोलते हैं। इज अ पास्टोरल वर्क, ये ग्रामीण वर्क था, ब्लेंडिंग प्रोज एंड पोएट्री। इसमें प्रोज एंड पोएट्री दोनों को ब्लेंड किया था फिलिप सिडनी ने। टेलिंग अ कॉम्प्लेक्स टेल ऑफ लव एंड एडवेंचर, इसमें कॉम्प्लेक्स कहानी सुना रहे हैं वो प्यार की और एडवेंचर की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सर फिलिप सिडनी ने पोएट्री लिखी, सर फिलिप सिडनी ने प्रोज लिखा, सर फिलिप सिडनी ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखा। सिडनी इज द डिफेंस ऑफ पॉइजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर फिलिप सिडनी का द डिफेंस ऑफ पॉइजी, जिसे हम एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री भी बोलते हैं, इज अ सेमिनल वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर, इन विच ही डिफेंड्स पोएट्री। इसमें इन्होंने पोएट्री को डिफेंड किया है अगेंस्ट इट्स डिट्रैक्टर्स एंड आर्टिकुलेट्स इट्स इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। एक तो पोएट्री लोग भूल रहे थे और उसकी एक आलोचना हो रही थी पोएट्री की एलिजाबेथन एरा में। एक धड़ा ऐसा था जो पोएट्री की आलोचना कर रहा था, और सिर्फ आलोचना नहीं, पोएट्री एक्चुअली ड्रामा के आगे गायब हो रही थी। ड्रामा इतना प्रोमिनेंट हो गया था एलिजाबेथन एरा में, इतना प्रोमिनेंट हो गया था कि लोग पोएट्री पढ़ नहीं रहे थे, कवि पोएट्री लिख नहीं रहे थे, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था पोएट्री में। तो ऐसा लग रहा था कि अब पोएट्री चली गई बस इस दुनिया से, अब पोएट्री रिवाइव नहीं कर पाएगी कभी। तो उन्होंने ये लिखा द डिफेंस ऑफ पॉइजी या एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री, उसमें डिफेंड किया पोएट्री को और कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूबल है पोएट्री। इसके अलावा इनकी जिंदगी का एक और, थैंक यू बीवी, मिलिट्री सर्विस एंड डेथ। जैसे कहा कि कोर्ट के बहुत अहम हिस्सा थे। एक मिनट पानी पी लेते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि मिलिट्री सर्विसेज और डेथ यहाँ हम पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको पहले बताया कि कोर्ट का बहुत अहम हिस्सा थे फिलिप सिडनी, रानी के बहुत करीबी दोस्त थे फिलिप सिडनी। अब इन्होंने एक मिलिट्री सर्विस भी की है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। सिडनी सर्व्ड एज अ सोल्जर इन द नीदरलैंड्स। सर फिलिप सिडनी ने इंग्लैंड की तरफ से एक सैनिक के रूप में सेवा दी है नीदरलैंड्स में, फाइटिंग अगेंस्ट स्पेनिश फोर्सेस। वहाँ पर वो स्पेनिश फोर्सेस के खिलाफ लड़े ड्यूरिंग द 80 ईयर्स वॉर। 80 ईयर्स वॉर के दौरान ही वॉज मॉर्टली वुंडेड एट द बैटल ऑफ
ज़ुटफेन इन 1586। एक बैटल ऑफ ज़ुटफेन लड़ा गया था 1586 में, उसमें ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, इतने घायल हो गए थे कि लग रहा था कि शायद चल बसेंगे। लेगेसी, विरासत क्या छोड़कर गए हैं सर फिलिप सिडनी। सिडनीज डेथ एट अ यंग एज एंड हिज हीरोइक इमेज, बहुत छोटी उम्र में मरे और हीरोइक इमेज से मरे थे ना, देश के लिए लड़े। एज अ सोल्जर पोएट मेड हिम अ लेजेंडरी फिगर, ये एक सैनिक भी और एक कवि भी लेजेंडरी फिगर रहे भाई, ये लेजेंडरी फिगर। ही वॉज सेलिब्रेटेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज, जो इनके समकालीन थे वो सेलिब्रेट करते थे इन्हें, बड़ी इज्जत थी। हिज वर्क्स कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, मरने के कई लंबे समय बाद तक इनकी रचनाएं इन्फ्लुएंस करती रही इंग्लिश लिटरेचर को, आज भी कर रही हैं। एलिजाबेथन एरा में जो एक तीसरा पोएट हम पढ़ेंगे आज, वो है एडमंड स्पेंसर, 1552 से 1599 तक। राधे कृष्णा अर्जुन। एडमंड स्पेंसर वॉज एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोयम, ये जाने जाते हैं अपने एपिक पोयम द फेरी क्वीन के लिए, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इसे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महानतम रचनाओं में से एक माना जाता है। Here are some key points about him, कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं एडमंड के बारे में। लाइफ एंड करियर, अर्ली लाइफ। स्पेंसर वॉज बॉर्न इन लंडन, लंदन में पैदा हुए। एजुकेटेड एट द मर्चेंट टेलर्स स्कूल, मर्चेंट टेलर्स स्कूल में पढ़े भैया। लेटर एट पेम्ब्रूक कॉलेज, बाद में पेम्ब्रूक कॉलेज गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे क्लासिकल लैंग्वेजेस की और लिटरेचर की। करियर, स्पेंसर वर्कड इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। स्पेंसर ने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर काम किया है इंग्लैंड में और आयरलैंड में। हिज एक्सपीरियंसेस इन आयरलैंड इन्फ्लुएंस्ड मच ऑफ हिज राइटिंग। आयरलैंड में जो अनुभव इन्होंने लिए उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया स्पेंसर को, और वो अनुभव, वो इन्फ्लुएंस इनकी राइटिंग में नज़र आता है, आयरलैंड में जो उन्होंने देखा या किया। मेजर वर्क्स, भैया लिखा बहुत कुछ, फेमस ये आदमी द फेरी क्वीन के लिए ही है। इसको अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फेरी क्वीन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी ये। पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स इन 1590 एंड 1596, 2 पार्ट्स में पब्लिश किया था एडमंड स्पेंसर ने इसे 1590 में, और एक दूसरा पार्ट आया था 1596 1596 में। द फेरी क्वीन इज एन एलिगोरिकल एपिक पोयम, ये PYQ है भैया, ठीक है। ये एक एलिगोरिकल एपिक पोयम है सेलिब्रेटिंग द ट्यूडोर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ फर्स्ट, ये भी PYQ है। इसमें ट्यूडोर डायनेस्टी को, ठीक है, ट्यूडोर वंश की जो डायनेस्टी है उसको, और एलिजाबेथ फर्स्ट जो उस वक्त रानी थी, उनको सेलिब्रेट किया गया है। द फेरी क्वीन वहाँ पर एलिजाबेथ फर्स्ट है। तो देखिए, हर दौर में कुछ कवि होते हैं जो उस दौर के राजा या रानी के लिए कुछ तारीफ करते हुए कुछ रचनाएं रचते हैं, जिसमें उनको लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। द फेरी क्वीन बिल्कुल वैसी ही है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 कंप्लीटेड बुक्स। फेरी क्वीन में 6 जो हैं कंप्लीटेड किताबें हैं, ईच फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट वर्च्यू, हर किताब में एक अलग वर्च्यू पर फोकस है, एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय अ नाइट, और उसको एग्जाम्प्लीफाई किया जाता है एक नाइट, एक योद्धा के द्वारा, ठीक है। तो एक बहुत बहुत बड़ी रचना है और बहुत अच्छी रचना है फेरी क्वीन। किस थीम पर लिखी गई है? द पोयम ब्लेंड्स माइथोलॉजी। द फेरी क्वीन पोयम में माइथोलॉजी है, लेजेंड किस्से हैं, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, ठीक है, उस जमाने की पॉलिटिक्स। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ वर्च्यू, इसमें वर्च्यू गुणों की बात हो रही है, मोरालिटी नैतिकता की बात हो रही है, और हीरोइज्म की बात हो रही है। किस फॉर्म में लिखी गई? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजा, इसे स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा गया है, कल की क्लास में हमने आपको समझाया था। अ फॉर्म ही इन्वेंटेड, स्पेंसेरियन स्टैंजा इन्हीं के द्वारा ही इन्वेंट किया गया है, कल हमने पढ़ाया था आपको। कंसिस्टिंग ऑफ 9 लाइन्स पर स्टैंजा, इसके हर स्टैंजा में 9 लाइनें हुआ करती थी। 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 8 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में होती थी, फॉलोड बाय अ सिंगल अलेक्जेंड्राइन लाइन इन आयम्बिक हेक्सामीटर, और एक सिंगल अलेक्जेंड्राइन लाइन होती थी जो
आयमिक हेक्सामीटर यानी कि 12 सिलेबल में होती थी। इसके अलावा द फेरी क्वीन के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है इनकी, और वो है, मतलब एक्चुअली कलेक्शन है, द शेफिड्रस कैलेंडर, पब्लिश्ड इन 1579, पब्लिश हुआ था ये 1579 में। दिस कलेक्शन ऑफ पास्टोरल पोएम्स, ये पास्टोरल पोएम्स का कलेक्शन है, ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है ये, ठीक है। बहुत आसानी से याद हो जाएगी ये बात, क्योंकि शेफिड्रस कैलेंडर है, शेफिड्रस यानी चरवाहिन का कोई कैलेंडर। मार्क्ड स्पेंसर इमर्जेंस एज अ सिग्निफिकेंट पोएट, इसने एक छाप छोड़ी थी, यहीं से उभर कर आए थे स्पेंसर की एक सिग्निफिकेंट कवि है इस दौर का। इट कंसिस्ट ऑफ 12 एकोलॉग्स, इसमें 12 एकोलॉग्स हैं, 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, 12 की 12 एकोलॉग्स साल के एक एक महीने को लेकर हैं। डिस्कसेस वेरियस थीम्स, इसमें अलग अलग थीम पर बातें हो रही हैं, जिसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स और लव शामिल है, ठीक है। अगर आप के हाथ में वो है क्या कॉपी वगैरह कोई, तो उठा लीजिए, ठीक है। और एकोलॉग को की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अ शॉर्ट पोएम स्पेशली अ पास्टोरल डायलॉग, ठीक है। एकोलॉग एक शॉर्ट पोएम को बोलते हैं, खास, लेकिन वो पास्टोरल डायलॉग में लिखी होनी चाहिए, वो ग्रामीण परिवेश पर होनी चाहिए, ठीक है। उसे एकोलॉग बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है। एडमंड स्पेंसर का इन्फ्लुएंस और उनकी लेगेसी, लिटरेरी सर्कल, ही वॉज पार्ट ऑफ अ प्रोमिनेंट लिटरेरी सर्कल, ये एक प्रोमिनेंट लिटरेरी सर्कल का हिस्सा थे, इंक्लूडिंग फिगर्स लाइक, इनके दोस्ती, इनके सर्कल में कौन कौन लोग थे, सर फिलिप सिडनी, सर वॉल्टर रैली, हु प्रेज्ड हिज वर्क, उन्होंने इनकी रचनाओं की तारीफें करी, ठीक है, उनको प्रमोट किया। रिकॉग्निशन, स्पेंसर इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस, स्पेंसर को प्रायः माना जाता है सबसे महानतम कवियों में से एक इंग्लिश रेनेसांस का। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इनका जो योगदान है इंग्लिश पोएट्री के डेवलपमेंट को, आर सेलिब्रेटेड, वो सेलिब्रेट किया जाता है। एंड हिज इन्फ्लुएंस इज सीन इन लेटर पोएट्स, और इनका जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एडमंड स्पेंसर का, वो आगे आने वाले कवियों पर साफ नजर आता है, जॉन मिल्टन पर, रोमांटिक पोएट्स पर। लेटर लाइफ एंड डेथ, आयरलैंड, स्पेंसर स्पेंट मच ऑफ हिज लेटर लाइफ इन आयरलैंड, स्पेंसर ने अपना जो बाद का जीवन है, बुढ़ापे मरने के से पहले वाला, वो काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका आयरलैंड में बिताया है। वेयर ही एक्वायर्ड लैंड, वहाँ पर उन्हें ज़मीन मिली। हेल्ड वेरियस गवर्नमेंट पोजीशंस, इंग्लैंड की तरफ से गए थे आयरलैंड में, तो अलग अलग गवर्नमेंट पोजीशंस पर रहे वहाँ पर। हिज व्यूज़ ऑन आयरिश पॉलिटिक्स एंड कल्चर, उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ जाहिर किए आयरिश पॉलिटिक्स पर, वहाँ के कल्चर पर, एक्सप्रेस इन हिज प्रोज वर्क, और ये इन्होंने अपने एक प्रोज वर्क में लिखे थे। नाम है अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, PYQ है, फिर से एग्जाम में पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया है। हैव बीन कॉन्ट्रोवर्शियल, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, बहुत ही विवादास्पद था। अगर आपको इंग्लैंड के हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में किस तरह से एक तनाव रहा है। आज भी आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, वहाँ का जो राजा या वहाँ की जो रानी होती है वो इंग्लैंड की ही रानी या इंग्लैंड का ही राजा होता है, ठीक है, वो उसी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है अभी फ़िलहाल। लेकिन वो बीच बीच में मांग करते हैं कि हमें आज़ाद करो, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाओ, तो वो मांग उनकी कई सदियों से है। और ये हकीकत है कि इंग्लिश लोगों ने आयरिश कल्चर को, आयरिश लैंग्वेज को, आयरिश लोगों को दबाया है, उनके कल्चर को दबाने की और उसको दमन करने की कोशिश की है, और उसको बहुत ही हीन भावनाओं से देखा है। तो उसी तरह की एक भावना, वो हीन भावना अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड में नज़र आती है, ठीक है, इसी वजह से कंट्रोवर्शियल है। डेथ, स्पेंसर डाइड इन लंदन इन 1599, स्पेंसर की मौत 1599 में हुई लंदन में, एंड वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबी, ठीक है, और इन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया नियर जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर की कब्र के पास में, इन व्हाट बिकेम नोन एज पोएट्स कॉर्नर, जो बाद में पोएट्स कॉर्नर नाम से जाना गया। तो अभी पोएट्स कॉर्नर है वेस्टमिंस्टर एबी में, कब्रिस्तान में, और वहाँ पर बहुत सारे कवि हैं दफन, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट में है, ठीक है रूज।
और यहाँ हमें जाना है लंदन, ठीक है। यहाँ पर मत्था टेक के आना भैया, सारे महान आदमी दफन उधर, ठीक है। एडमंड स्पेंसर इनोवेटिव पोइट्री, एडमंड स्पेंसर की जो ये इनोवेटिव पोइट्री है, खासतौर से द फेरी क्वीन, हैज़ सिक्योर्ड हिज प्लेस एज अ सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने एक जगह बनाई है अपनी इंग्लिश लिटरेचर में एक सेंट्रल फिगर के रूप में। हिज वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड फॉर देयर आर्टिस्टिक मेरिट, आर्टिस्टिक मेरिट के लिए इनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जा रही हैं, थीमेटिक डेप्थ के लिए पढ़ी जा रही हैं और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए पढ़ी जा रही हैं। एडमंड स्पेंसर का फोटो है ये आपकी स्क्रीन पर, ये एडमंड स्पेंसर हैं, ठीक है। चलिए, लेक्चर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। क्या है लेक्चर नंबर 4 में, देखते हैं अभी। पीडीएफ ओपन करते हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं। DSSB TGT का नया बैच बन रहा है 5 अगस्त से दोपहर को 12 बजे। अगर आप DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 4, द प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज पोइट्री। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, हमने आपको प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री पढ़ा दी है। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया था, पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। हमने आज कंप्लीट किया एलिजाबेथन पोइट्री और आज स्टार्ट हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, द प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज पोइट्री। 8 टॉपिक आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट के, 8 के 8 टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हमारे ये 4 टॉपिक बचेंगे, न्यू क्लासिकल, ऑगस्टन एज पोइट्री, रोमांटिक एज पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी और अमेरिकन पोइट्री, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। डे चल रहा है 18, द प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज पोइट्री। आई होप कि डे 25-26 के आसपास तक आपका पोइट्री खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, प्यूरिटन एज और रेस्टोरेशन एज हम ड्रामा में आपको समझा चुके हैं। कौन होते हैं प्यूरिटन्स, आपको बताया गया था प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का एक समूह है, ठीक है, जो बहुत अपने आप को प्योर माना करता था, वहीं से वो प्योरिटी वर्ड से ये प्योरिटन शब्द जन्मा है, ठीक है। और किस तरह से जॉन मिल्टन प्योरिटन थे, वो चार्ल्स फर्स्ट वाली पूरी कहानी आपको बताई गई थी, चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ विद्रोह, ठीक है, उनका मारा जाना, वो सारी कहानियाँ आपको बताई गई थी। एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है, वहाँ बताई थी ड्रामा में, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम पोइट्री में फिर बताएंगे। अब हम उसी दौर की पोइट्री पढ़ेंगे, उस दौर के ड्रामाटिस्ट हमने वहाँ पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए फिर से एक बार पानी पी लेते हैं भैया। जी करें शुरू। और मेरा फेवरेट एज है एक्चुअली ये प्यूरिटन एज, क्योंकि इस एज में इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है इस एज में, मतलब कमाल। खूब पॉलिटिकल उथल पुथल, खूब राजनीतिक उथल पुथल, ठीक है, बहुत कुछ हुआ। तो बड़ा मज़ा आता है इसे पढ़ने में और पढ़ाने में। सो लेट्स स्टार्ट। द प्यूरिटन एज, ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, प्यूरिटन एज जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, spans the period from approximately 1620 to 1660 in English literature। ये 1620 से 1660 तक मानी जाती है प्यूरिटन एज। This era was marked by significant political, social and religious upheaval। इस एरा में कई significant राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक उथल पुथल हुई हैं, which profoundly influenced the literary works of the time। और इन सभी उथल पुथल ने उस जमाने के लिटरेरी रचनाओं को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। द प्यूरिटन एज इज नेम्ड आफ्टर द प्यूरिटन्स। प्यूरिटन एज का नाम प्यूरिटन्स के नाम से आया है, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था
दैट सॉट टू प्योरीफाई, जिसमें ये चाहते थे कि हम प्योरीफाई करेंगे द चर्च ऑफ इंग्लैंड को, इंग्लैंड के चर्च को, फ्रॉम इट्स कैथोलिक प्रैक्टिसेस, उसके कैथोलिक प्रैक्टिसेस से। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि राजा रहे थे चार्ल्स फर्स्ट, उनकी लीनियंसी कैथोलिक रिलीजन के प्रति थी। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का एक समूह था, उसी का एक पार्ट था जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अति कंजर्वेटिव था। उसे लगता था कि कैथोलिक चर्च ने, ठीक है, कैथोलिक धर्म ने सारे इंस्टीट्यूशंस को करप्ट कर दिया है। चर्च हो, रिलीजन हो, शादी हो, सरकारी महकमे हो, समाज हो, परिवार हो, सारे इंस्टीट्यूशंस खराब हो चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सत्ता में आएँ और सबको प्योरीफाई करें। तो ये अपने आप को प्योर मानते थे, वहीं से ये प्यूरिटन वर्ड आया है, वहीं से वो प्यूरिटन्स बने हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने एक वीडियो में आपको समझाया था, वो वीडियो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भेजी भी थी आपको देखने के लिए, और आप लोगों ने देखी भी थी वो वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया था कि हु आर प्यूरिटन्स। वो अभी भी चैनल पर है, आप सर्च कर उसे देख सकते हैं कि हु आर प्यूरिटन्स बाय ओरेटर इंस्टीट्यूट, आपको वो वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि काले कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा मुस्कुराते नहीं थे, मोरालिटी की बात करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, और बताया था कि जॉन मिल्टन खुद एक प्यूरिटन थे। अब इन्होंने अपने दिमाग में घर भर लिया कि चारों तरफ करप्शन हो रखा है कैथोलिक चर्च का, ये प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की जिम्मेदारी है कि वो सत्ता में आए और इस गंदगी को साफ करें। ठीक है, अब इसका वही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे हम। पहला, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। इस एरा में एक धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में। द प्यूरिटन्स हु वर कैल्विनिस्ट इन थियोलॉजी, प्यूरिटन्स कैल्विनिस्ट थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट थे। कैल्विनिस्ट एक चर्च है, एक सेक्ट है ईसाइयत का। तो थियोलॉजी में, धर्म विज्ञान में वो कैल्विनिस्ट थे। बिलीव्ड इन ए स्ट्रिक्ट मोरल कोड, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मोरल कोड पर विश्वास करते थे। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल पाइटी, ये एम्फेसाइज करते थे कि हमें अपनी पर्सनल भक्ति पर विश्वास रखना है। रीडिंग द बाइबल, बाइबल पढ़नी है। देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द मोर मॉडरेट एंजेलिकन्स, दूसरी तरफ बहुत ही मॉडरेट लिबरल से एंजेलिकन्स थे, कैथोलिक लीनिंग फैक्शंस थे इंग्लैंड में, क्रिएटेड सिग्निफिकेंट टेंशन, इनके बीच में बहुत टेंशन हो गई। तो एक तरफ ये कंजर्वेटिव ईसाई हो गए, एक तरफ थोड़े से लिबरल, थोड़े से, ठीक है, मॉडरेट ईसाई थे जो एंजेलिकन से कैथोलिक्स कहलाते थे। इन्हें लगता था कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, शराब वराब पी रहे हैं, ठीक है, हमें शराब नहीं पीनी, ठीक है, ये तलाक की मांग कर रहे हैं, तलाक चाहिए, ठीक है, हम नहीं देंगे तलाक वलाक किसी को भी, है ना, हमारे बाइबल ने लिखा कि तलाक ले सकते हो अपनी बीवी से। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कितना पढ़ लो कम है। तो इस एरा में एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा था, एक राजनीतिक उथल पुथल भी हो रही थी जो रिलीजन से ही जुड़ी थी एक्चुअली, क्योंकि राजा कैथोलिक रिलीजन की तरफ था और ये जो जनता थी मोस्टली वो प्यूरिटन धर्म की तरफ थी। दिस पीरियड सॉ द इंग्लिश सिविल वॉर, इस पीरियड में इंग्लिश सिविल वॉर देखने को मिला जो 1642 से 1651 तक चला, विच पिटेड द रॉयलिस्ट। इसमें क्या हुआ, जो रॉयलिस्ट थे, ठीक है, वो खिलाफ हो गए पार्लियामेंटेरियंस के। अब इस बात को समझ लीजिएगा, आपको पता होनी चाहिए ये बात। रॉयलिस्ट हम कहते हैं उन लोगों को जो राजा के समर्थक थे, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे, उन्हें हम कहते हैं रॉयलिस्ट। और इनकी लड़ाई हुई प्यूरिटन से, लार्जली प्यूरिटन से, 90% प्यूरिटन्स थे उसमें, और दूसरी तरफ जो लोग थे मोस्टली उसमें प्यूरिटन्स थे, वो थे पार्लियामेंटेरियंस, जो ये चाहते थे कि देश में पार्लियामेंट, संसद सर्वोच्च शक्ति हो। तो देश दो धड़ों में बट गया था। एक तरफ वो जो चाहते थे कि नहीं, राजा रहना चाहिए देश पर, क्राउन रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे नहीं, क्राउन खत्म करो, क्राउन ने बहुत बदतमीजियां कर ली, संसद को ताकत दो, संसद को सर्वोच्च बनाओ। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि है तो पॉलिटिकल टर्मोइल लेकिन रिलीजियस भी है, क्योंकि संसद के समर्थक ज्यादातर प्यूरिटन ईसाई थे, ज्यादातर प्रोटेस्टेंट ईसाई थे, और राजा के समर्थक ज्यादातर कैथोलिक ईसाई थे। तो ऊपर वाले ही कॉन्फ्लिक्ट से रहा है, जन्म वहीं से हो रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन 1649। ये सिविल वॉर खत्म हुआ भैया 1649 में, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया। एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, और द कॉमनवेल्थ सरकार बनाई गई ओलिवर क्रॉमवेल के समर्थन में, उसके नेतृत्व में। ये बात हम आपको ड्रामा में भी पढ़ा कर आ चुके हैं।
चार्ल्स फर्स्ट को मारा गया, गद्दी से उतारा गया, मुकदमा हुआ और ओलिवर क्रॉमवेल राजा तो नहीं कहे अपने आप को, लेकिन पार्लियामेंट के सर्वोच्च नेता थे। क्राउन को बराबर में रखकर स्टूल पर, गद्दी पर बैठा करते थे, क्राउन नहीं पहनते थे, ठीक है। लेकिन ये वाला पीरियड भी आप जानते हैं सिर्फ 11 साल तक रहेगा। ये 11 साल तक ओलिवर क्रॉमवेल रहेंगे। उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड वापस आएगा और राजशाही की पुनर्स्थापना करेगा, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, जहाँ से वो रेस्टोरेशन पीरियड शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर का। फिर वो कॉमनवेल्थ पीरियड है भैया 11 साल वाला, 1649 से 1660 तक, 1660 तक। इंग्लैंड वॉज अ रिपब्लिक। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड एक राजतंत्र बना, सॉरी एक लोकतंत्र बना, एक जनतंत्र बना। राजा नहीं रहा 11 साल, कभी नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ, बस वही 11 साल। अभी भी राजा है इंग्लैंड में, है ना, मरने वाले बेचारे, कैंसर हो गया उन्हें, ठीक है। चार्ल्स, किंग चार्ल्स हैं अभी, उनसे पहले उनकी माँ थी रानी, है ना, एलिजाबेथ सेकेंड, अभी मरी हैं, 2-1 साल हो गए मरे हुए, तो अभी भी राजा है वहाँ। इतना पुराना इतिहास, हजारों सालों का, उसमें पहली बार इन 11 सालों में ऐसा हुआ कि राजा नहीं था भाई देश के पास, रिपब्लिक। दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल। इन 11 सालों में प्यूरिटन सत्ता में रहे, ठीक है। ओलिवर क्रॉमवेल प्यूरिटन था, वो सत्ता में आ गया। अब ये तो थे अल्ट्रा कंजर्वेटिव। अब भैया इन्होंने स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल वो किया, थिएटर बंद, कोई नहीं देखने जाएगा थिएटर, बाइबल पढ़ो सारे के सारे, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं पहनोगे, ये नहीं खाओगे, ये वाली किताब नहीं पढ़ोगे, ये वाली किताबें पढ़ोगे। इन्होंने जीना हराम कर दिया 11 साल जनता का। सेंसरशिप लगाई किताबों पर, फोकस ऑन मोरल एंड रिलीजियस कन्फॉर्मिटी। इनका फोकस क्या था कि हम धार्मिक और नैतिक कन्फॉर्मिटी लेकर आएंगे समाज में, नैतिक बनाएंगे समाज को। ये नहीं पहनेंगे आप, या ये नहीं करेंगे आप। ज़्यादा दिन तक नहीं चलते ऐसे सरकारें, ठीक है, जो रोक टोक लगाएं, बहुत जल्दी मोह भंग होता है लोगों का, ठीक है। तो इस दौर में ये सब हुआ। अब इसी दौर का लिटरेचर और इस दौर की पोइट्री के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। Puritan literature reflects the religious fervor and the austere moral code of the time. Puritan literature जो था, इस दौर का जो लिटरेचर था, वो जो धार्मिक भैया जुनून चढ़ा हुआ था उसको दर्शाता है, और वो जो मोरल कोड था कि नहीं भैया ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, यही करना है, उसको दर्शाता है उस जमाने के। द पोएट्री ऑफ द प्यूरिटन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल की कैटेगरीज। आप प्यूरिटन एज की पोएट्री को कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है रिलीजियस पोएट्री। मच ऑफ द पोएट्री रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड के दौरान जो ज़्यादातर पोएट्री लिखी गई थी वॉज डीपली रिलीजियस, वो बहुत धार्मिक थी। फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, डिवाइन प्रोविडेंस पर लिखा करते थे, आफ्टर लाइफ पर, कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, ठीक है, इस पर लिखते थे। एंड पर्सनल पाइटी, और पर्सनल पाइटी पर लिखते थे। पर्सनल क्या कहते हैं उसे, देव भक्ति पर लिखते थे, पर्सनल भक्ति पर। द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ दिस जॉनर वॉज जॉन मिल्टन। इस जॉनर के जो प्रोमिनेंट कवि थे वो जॉन मिल्टन थे। ये यहाँ पे ऊपर कैसा आ गया। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे नोट्स में सजे सजे से रहें, तो पढ़ने में बड़ा मज़ा सा आता है स्टूडेंट को। अब इस सजाने के चक्कर में ये पंख जो है ना हमारे नोट्स लाइन्स के ऊपर आ गया है, पीछे नहीं गया बैकग्राउंड में। खैर कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, लिखा तो हम नहीं है। पॉलिटिकल पोइट्री, तो उस दौर में रिलीजियस पोइट्री आई, उसी दौर में पॉलिटिकल पोइट्री आई। ज़्यादातर पॉलिटिकल लिखा गया। गिवन द पॉलिटिकल अपहीवल, पॉलिटिकल अपहीवल को अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉलिटिकल पोइट्री लिखी गई अबाउट द इवेंट्स ऑफ द सिविल वॉर, सिविल वॉर की घटनाओं के बारे में, ठीक है, कॉमनवेल्थ सरकार के बारे में। ऑफन कैरीड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज, और इन कविताओं में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज होता था। एडवोकेटिंग फॉर द प्यूरिटन कॉज, इसमें प्यूरिटन कॉज को एडवोकेट करते थे कि नहीं, सत्ता हमेशा प्यूरिटन्स के हाथ में रहनी चाहिए, सत्ता हमेशा प्रोटेस्टेंट्स के हाथ में होनी चाहिए। क्रिटिकिंग द मोनार्की, और इसमें राजशाही को क्रिटिसाइज किया जाता था। ये नहीं चाहते थे कि राजशाही वापस आए, ये चाहते थे ओलिवर क्रॉमवेल जैसी सत्ता संरचना जिसमें पार्लियामेंट उसमें रहे, पावर में, वो ही बना रहे। इसके अलावा कैवेलियर पोएट्री आई। इन कंट्रास्ट टू द प्यूरिटन पोएट्स, प्यूरिटन पोएट्स के विरोध में एक अलग तरह के कवि निकल कर आए हमारे सामने, जिन्हें हम कैवेलियर पोएट्स बोलते हैं। वर लॉयल टू किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो जो पॉलिटिकल पोएट्री लिख रहे थे, जो रिलीजियस पोएट्री लिख रहे थे, वो ओलिवर क्रॉमवेल के समर्थक थे।
जिसमें मिल्टन शामिल है। मिल्टन भी वैसे ही थे, वो ऑलिवर क्रॉमवेल के समर्थक थे। दूसरी तरफ इनके विरोध में कुछ कैवेलियर पोएट्स थे तो चार्ल्स फर्स्ट के समर्थक थे, या मोनार्की के, राजशाही के समर्थक थे। उन्हें लगता था नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा, राजा होना चाहिए देश के पास हमेशा। रोट पोएट्री दैट वाज मोर सेक्युलर, इन्होंने पोएट्री लिखी जो ज़्यादा सेक्युलर थी, फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ लव, ये प्यार, ऑनर, लॉयल्टी पर लिखते थे। की फिगर्स इंक्लूड रॉबर्ट हैरिक, इसमें कई शख्सियत शामिल थी जैसे कि रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस और थॉमस कैर्यू। इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, द रिलीजियस एंड मोरल थीम्स एक्सप्लोर्ड बाय पोएट्स लाइक मिल्टन, जो रिलीजियस और मोरल थीम्स एक्सप्लोर की गई कवियों के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, कंटिन्यू टू रेजोनेट इन द वर्क्स ऑफ लेटर राइटर्स, वो आगे दिखती रही हमें आगे आने वाले कवियों में भी। द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, इस दौर में ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल हुआ, कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल कंसीट्स का इस्तेमाल हुआ, ब्लेंडिंग ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल थीम्स, इसमें पर्सनल और पॉलिटिकल थीम को मिक्स करके लिखा गया। सेट अ फाउंडेशन फॉर द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इसने आने वाली इंग्लिश पोएट्री के डेवलपमेंट की नींव रखी इस दौर में। ठीक है, तो भूमिका में इस प्यूरिटन एज की जो भी हम पढ़ सकते थे वो हमने पढ़ लिया है। अब प्यूरिटन एज के कवियों को या उनकी कविताओं को, उनके काव्य को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, वो हम अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं कवियों का प्यूरिटन एज में, वो 3 तरह से करते हैं, स्पेंसेरियन कवि, कैवेलियर कवि और मेटाफिजिकल कवि। ठीक है, तो अगली क्लास यानी कि कल तो नहीं होगी, आज क्या है, थर्सडे ना आज, हाँ, तो मंडे जब हम आपकी क्लास लेंगे तो मंडे हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोएट्स ऑफ द प्यूरिटन एज, और प्यूरिटन एज के 3 मुख्य कवियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंडे मिलते हैं आप लोगों से अपने टाइम पर लाइव। हाँ, पंख के पंख लग गए। थैंक यू अर्जुन। आप DSS स्टूडेंट हैं, रात को वीडियो आ रही है महाभारत पर, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। महाभारत पढ़ाएंगे रात को आपको, आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, रिकॉर्डेड वाला जो कमेंट होता है। ठीक है, लाइव चैट नहीं, जो वैसा वाला कमेंट होता है। You're welcome all of you. Roli, Richa, Zara, Shivani, welcome. Thank you Arjun.
चलिए ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन, सी यू ऑल ऑन मंडे। सेम है, मतलब महाभारत खुद में पोएटिक है, क्योंकि महाभारत एपिक है, महाकाव्य है, वो श्लोकों में लिखी गई है। ठीक है, तो एक तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया रोली आपका, महाभारत तो पोएटिक ही है, महाभारत एपिक है, तो वही वाली महाभारत पढ़ाई जाएगी आपको, क्योंकि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का हिस्सा है वो, और आपका सिलेबस में है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर DSSBT। ठीक है, तो उसमें आपको महाभारत, रामायण, वेद, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको, उपनिषद, फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए आपको इन सारी चीज़ों की। जो पुराने कवि हैं, कालिदास, सूरदास, ठीक है, इनके वर्क्स, इनकी रचनाएं, ये सब आपको पढ़ना है। अच्छा सिलेबस है, लेकिन बहुत वास्ट है और खोल कर नहीं दिया है। DSSBT वालों को देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। हेडिंग लिख दी, जाओ भाड़ में, कर लो खुद तैयारी जैसे करनी है। खैर बच्चों की सुनिए कौन रहा है यहाँ हमारे देश में। चलिए भाई, बाय, टाटा। हाँ, महाभारत में मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद रात को 8 बजे वीडियो अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, बाय।